कि क्या बच्चों में जो गुस्से की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, हम कैसे इससे डील करें। लोग हमें सब बताएंगे जी हमारा बच्चा टेंट्रम्स फेंक रहा है, जी हमारा बच्चा गुस्सा कर रहा है, लेकिन उससे डील कैसे करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो सीधा अपने गेस्ट के पास चलती हूँ मैं। पहली बार स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं, स्वागत करना चाहूंगी प्रीति वैष्णवी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू एल्ला, थैंक यू। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। प्रीति जी को 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है सर्टिफाइड पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग कोच है, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर भी है प्रीति जी, और साथ ही गुड़गांव में अपना स्कूल भी चलाती हैं, जिसके जरिए वो कई सारे नए पेरेंट्स को गाइड कर रही हैं। प्रीति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। Pleasure is all mine. प्रीति जी, पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आखिर बच्चों में ये गुस्सा करने की प्रवृत्ति आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। हमारे समय में अगर कहीं 90s के जो किड होते थे या उससे पहले के हम देख लें, तो कहीं इतना ज्यादा हम ये कंसर्न नहीं होता था, बच्चों के अंदर नहीं देखने को मिलता था। अभी ऐसा क्या हो गया है? अभी एक टर्म होती है जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच एसेंशली मीन्स कि भाई बच्चे को जो भी चाहिए उसको एकदम मिल जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा डीपर समझें कि जो गुस्से का इमोशन है वो कैसे हमारे में उत्पन्न होता है। गुस्से का इमोशन हमारे में तब उत्पन्न होता है जब हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो। गुस्सा हमें तब आता है जब हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता। वो जो हमें चाहिए वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है, या किसी इंसान से हम कोई बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, तो हमें गुस्सा आता है। तो आजकल क्या हो रहा है, और ये जो गैप होता है बिटवीन मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मिला, ये जो गैप और ये जो डेफिसिट है, ये बड़े बच्चे सबकी लाइफ में ऑन अ डे टू डे बेसिस आता रहता है। आपको 2 पराठे चाहिए थे, मम्मा ने 1 दिया। आपको कोक पीना था, मम्मा ने मना कर दिया। ऐसे करके बड़ों के भी आता है लाइफ में कि आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, पर वो उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये गैप हम सबकी लाइफ में डेली बेसिस पे आता है। तो जो अडल्ट्स होते हैं और या कुछ लोग होते हैं, उनमें हर किसी इंसान में इस डेफिसिट को, इस गैप को डील करने का एक अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि भाई मैंने 2 पराठे चाहिए थे पर मम्मा ने मुझे 1 दिया। तो कहीं पे आप अपने आप को समझाते हो कि नहीं, 2 खाने से हो सकता है मम्मा को लगता है मेरी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं आज नहीं खाता हूं, मैं कल खा लूंगा। तो इस तरह से आप अपने आप को कुछ कुछ बोलते हैं, एक लॉजिक अपने आप को समझाते हैं, और अपने उस इमोशन को, जो एक इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है या इमोशन ऑफ रिजेक्शन है, आप उसको हैंडल कर लेते हैं। तो और ये जो एबिलिटी होती है ऑफ हैंडलिंग दिस इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या रिजेक्शन, जो मुझे नहीं मिला, बिकॉज कुछ आपको नहीं मिले तो ऑब्वियसली आपको उदासी हो गई, आप डिसअपॉइंट हो गए, राइट। तो हर कोई इंसान इस इमोशन को अपने अपने तरीके से हैंडल करता है। अब हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं कि अब बच्चे ये इमोशन नंबर 1, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कहीं पे इस इमोशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि नंबर 1 एक चीज जो है, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप से बात करके अपने आप को लॉजिक दे कि अच्छा मुझे ये टॉय चाहिए था पर मम्मा ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे या महंगा है। तो उनमें ये एबिलिटी होती नहीं। नंबर 1 तो ये। और नंबर 2 ये है कि उनके माइंड में उनके पेरेंट्स ने कंडीशनिंग की ही नहीं कि उन्हें जो चाहिए कि एक पॉसिबिलिटी भी है कि उन्हें नहीं मिल सकता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या हो रहा है आजकल कि जो पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों को पेरेंट कर रहे हैं, वो कहीं पे जो बच्चे को चाहिए उसको दे दिया। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक लेवल पे इनकम लेवल्स हमारे नॉर्मली अगर आप देखें आसपास के समाज में सबके बढ़ रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो भाई मेरे बच्चे को अगर 2000 का टेडी बेयर चाहिए और अगर मेरे पास
है पैसे तो मैं क्यों नहीं ला कर दूं अपने बच्चे को, इस तरह का लॉजिक एक रहता है पेरेंट के दिमाग में। तो वो लाके वो टेडी बेयर उनको मिल जाता है, कभी टेडी बेयर उन्होंने दे दिया, कभी टॉफी दे दी, कभी चॉकलेट दे दिया, तो कहीं पे उन्होंने आके वो चीज उनको दे दी। तो बच्चे को कहीं पे नंबर वन वो इस इमोशन से अवेयर ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए था और मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा वो चीज दी है। तो जब कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ चाहिए और हमें वो नहीं मिलता है, तो बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, तो मैं किस तरह से इस इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन को हैंडल करूं। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से इस इमोशन को हैंडल करूं, और वो गुस्से के रूप में बाहर आता है, गुस्से के रूप में आता है, टैंट्रम के रूप में आता है, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये गुस्सा जो है निकल के बाहर आता है। तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई जो आजकल के बच्चे हैं जिनमें थोड़ा सा गुस्से की लेवल या टैंट्रम की लेवल जो है वो बढ़ी हुई पाई जाती है। अच्छा प्रीति जी, हम अगर पेरेंटिंग के ऊपर आए कि ये तो देखिए बच्चों की समस्या है, आप बच्चों को नहीं डांट के या कैसे भी, आप बहुत मुश्किल होता है समझाना, तो पेरेंट्स क्या अपने नेचर में बदलाव कर सकते हैं, क्या अपने पेरेंटिंग में बदलाव कर सकते हैं जिससे कि वो डील कर सके इस सिचुएशन को? अगर हम एक सिचुएशन लें जहां पे कोई एक बच्चा है जो गुस्सा कर रहा है, अब कुछ आपने किया है 2-3 साल तक, कुछ ऐसा हुआ है कि भाई बच्चे में वो एंगर आ गया है या वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, तो अब हम बच्चे के बिहेवियर को रिकंडीशन कैसे करें। अब हम चाहते हैं कि नहीं अब ठीक है जो होना था हो गया, पर अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वो जो गुस्से की आदत है वो कहीं पे ना रहे, या वो टैंट्रम्स जो थ्रो कर रहे हैं, सर मार रहे हैं, कोई चीजें फेंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो ना करें। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो देखिए पेरेंटिंग का एक बेसिक रूल है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। नंबर वन तो ये चीज है कि आप जिस तरह की बिहेवियर की उम्मीद बच्चे से करते हैं, आपने वो खुद प्रैक्टिस करनी है, उसे करके दिखाना है। नॉट ओनली इन रिलेशन टू द चाइल्ड, ये नहीं है कि बच्चे के साथ जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं तब आप गुस्सा ना हो तो चलेगा, नहीं। बच्चा जो है वो आपको 24 घंटा ऑब्जर्व कर रहा है। एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी एला, पेरेंट्स को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चे के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए तो हमारे बच्चे हैं ही इंपॉर्टेंट, वो तो है ही, वो सब हमें मालूम है। पर कहीं पे हम ये भूल जाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं, वो सब बच्चा बहुत बहुत ध्यान से देख रहा होता है, एब्जॉर्ब करता है। पर कई बार आप देखोगे जिस तरह से आप बैठते हो, बोलते हो, करते हो, वो सब इमिटेट भी करते हैं। तो काफी उनकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम देखें तो कहीं पे पेरेंट का बिहेवियर बच्चे के अराउंड वैसा ही होना चाहिए जिस तरह का बिहेवियर वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ भी और बच्चे के साथ। तो ये तो आपकी पहली चीज हो गई। नाउ सेकेंड थिंग इज कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अब हम उसको कैसे हैंडल करें। देखिए अगर बच्चा दो सेट के बच्चे ले लेते, एक तो बच्चा है जो बड़ा है, लेट्स से मिड स्कूलर लेवल या टीनेजर है, एक है बच्चे जो छोटे हैं। तो छोटे बच्चों का सेगमेंट अगर आप लें तो किस तरह से उनके गुस्से को हम इसी लेवल पे हैंडल कर लें ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें हमें उनके बिहेवियर को रिकंडीशन करना है। उन्हें वी हैव टू इक्विप देम विद स्किल्स कि वो अपने आप को, ये जो फीलिंग ऑफ इमोशन और डिजेक्शन मैंने बात की थी, वो उसको हैंडल कर सके। और ये होगा कैसे? ये होगा बाय टेक्निक ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई बच्चे को टेडी बेयर चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, बच्चे ने एक टेडी बेयर देखा, उसको खरीदने के लिए 2000 रुपए आपकी पॉकेट में हैं,
पर जस्ट बिकॉज बच्चे ने बोला कि मुझे वो 2,000 रुपए का टेडी बेयर चाहिए, पेरेंट को कहीं पे कॉन्शियसली ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नहीं, मैं दूंगा वो टेडी बेयर उसे, पर मैं उस वक्त नहीं दूंगा। मैं उस बच्चे से कहता हूँ कि बेटा हम घर चलते हैं, घर पे जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, वॉलेट नहीं है, कुछ भी आप बच्चे को बोल सकते हैं, कल आप पापा के साथ आना, फिर हम ये टेडी बेयर आपको देंगे, अभी नहीं। तो आपने क्या किया, आपने उसकी ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा डिले कर दिया। आपने जो उसको चाहिए था उसको एकदम उसी टाइम पे लाके नहीं दिया, आपने उसको एक टाइम दिया, एक स्पेस दिया कि अपनी उस फीलिंग को, वो जो उसको बहुत जोर से लग रहा था कि मुझे ये टेडी बियर चाहिए और उसको वो नहीं मिला, तो उसको आपने एक स्पेस दी, एक विड्थ थी कि उस इमोशन को वो हैंडल कर सके कि हाँ अभी नहीं मिला, कल मिल जाएगा, या सैटरडे को जब हम जाएंगे बड़े वाले मॉल में तब मिल जाएगा। और इसको इस पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स को नहीं देखना चाहिए कि मैं क्यों नहीं अपने बच्चे को दूं, ऐसा नहीं है, इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखें। आप ये समझें कि मैं अपने बच्चे में एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो बड़े होंगे कई ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आएंगी जो उनको चाहिए उनको नहीं मिलेगा। उनको 20% अप्रेजल में रेज चाहिए था, 10% मिला। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड और एंग्री एट द बॉस कि मेरा बॉस ऐसा है और ये ऐसा है, और कई लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, तो वो ना करके हाँ बच्चा कहता है ठीक है आज नहीं मिला 10% रेज, मैं मेहनत करके अगले साल ले लूंगा। तो कहीं पे वो जो डिजेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, आपने अपने बच्चे को वो सिखाया कि किस तरह से उसको हैंडल करना। और ये डे टू डे लाइफ में हमें इसकी प्रैक्टिस बच्चे के साथ रेगुलरली करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप कोई चीज अफोर्ड करते हैं डजंट मीन कि नेसेसरली आप उसी टाइम पे उसको लाकर दे दें। तो ये तो एक चीज रही। अब दूसरी चीज जो इसमें कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चे बहुत टैंट्रम थ्रो करते हैं, हल्ला कर रहे हैं, यू नो दे गेट। इनफैक्ट कई पेरेंट्स प्रीति जी ये भी बोलते हैं, कंप्लेंट्स हमारे पास क्या है कि भाई ऐसी हो गया है कि बच्चा फर्श पे लेट गया और उठ ही नहीं रहा है, मॉल के फर्श पे लेट गया है। हाँ ये होता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो इसमें यहाँ पे पेरेंट्स को ये सोचना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए बड़ा बच्चा है तो आप उसके साथ एक लॉजिक देके कि आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे फिर आपको ये टेडी बेयर या साइकिल दे देंगे, या मामा के घर जाएंगे वहां पे ले लेंगे, ऐसा करके आप कुछ उनसे कॉन्वर्सेशन करके उन्हें कुछ एक बता सकते हैं। और अब जो छोटा बच्चा है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती, जैसे 5 साल से कम बच्चा होता है, या 3 साल का है, 4 साल का है, 5-6 साल का, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो आपका लॉजिक समझे कि नहीं बहुत महंगा है या कल ले देंगे, पर नहीं उसको चाहिए तो उसको अभी चाहिए। और अपने जो उसको चाहिए उसको पाने के लिए वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है। कई बच्चे फर्श पे लेट जाते हैं, कई बच्चे अपना सर दीवार से मारते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उस बच्चे को पता है कि जब मैं ये बिहेवियर करूंगा मेरे माँ बाप मुझे ये दिला देंगे। तो उसके माइंड में ये एसोसिएशन बिल्कुल क्लियर बनी हुई है कि मैंने शोर मचाया और मुझे चीज मिल गई। क्योंकि वो बच्चा छोटा है, he doesn't feel embarrassed कि हाँ मैं फर्श पे लेट गया, मुझे लेटना नहीं चाहिए, मुझे, क्योंकि छोटा है, उसको वो लॉजिक अभी नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए था और किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर से उसको वो मिल गया, तो वो हर बार उस बिहेवियर को दोहराता है। जो लॉजिकली भी अगर आप देखोगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर से मुझे वो चीज मिल रही है जो मुझे चाहिए, तो वो बार बार करेगा, मैं क्यों ना करूं, मैं वो हर बार करूं। तो वो एसोसिएशन बच्चे के माइंड में कहीं पे सेट हो गई है कि मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, सर मारता हूँ तो मुझे मेरी चीज मिल जाती है। अगर आप इसमें एक चीज, आप जो दर्शक होंगे उनको ये भी रियलाइज होगा कि कभी भी आपके बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो कभी आप बहुत बिजी होते हैं या फोन पे किसी से बहुत इंटेंसली बात कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपका बच्चा आता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मम्मा फोन पे होती है, डैडी फोन पे होते हैं, मैं उनसे जो भी मांगता हूँ मम्मा कहती है ये लो ले लो ले लो। हमारे टाइम पे हम रिजल्ट में साइन कराना होता था ना, तब ये करते थे। So, ये एसोसिएशन कहीं पे बच्चे के दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस एसोसिएशन को हमें ब्रेक करना है। अच्छा, एक सवाल आया है, यशस्वी तुली पूछ रहे हैं, माय किड इज टू मच possessive for his things,
he doesn't share things with cousins and anybody. इसे कैसे संभाले? और कितने बड़े होंगे ये बच्चे? यशस्वी जी, अगर आप लिख सकती हैं उम्र अपने बच्चे की तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं जब तक कि हम पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ऐसे में पेरेंट्स उन्हें डील करने में बहुत मुश्किल आती है, इसका कोई सटीक उपाय बताइए। हाँ, सी अगेन, कई बच्चे सर मारते हैं, कई बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जो कंडीशनिंग है उसको हमें ब्रेक करनी है। और वो कंडीशनिंग हम कैसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि बच्चा छोटा, उसे बात रियलाइज नहीं होती है कि मैं अपने आप को मारूंगा तो मुझे कुछ नुकसान होगा। वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसको जो चीज चाहिए उसको वो चीज चाहिए। तो हमें ये एसोसिएशन ब्रेक करनी है कि भाई आप अपना सर मारेंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इसमें पेरेंट का किस तरह का बिहेवियर रहना चाहिए? लेट अस से आपके बच्चे को कोई टॉय चाहिए था और आपने उसे वो नहीं दिया, जिसके रिस्पॉन्स में वो बच्चा अपने आप को मारने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। पेरेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नंबर वन तो पहले आप खुद को चेक करें कि आर यू काम इनसाइड। क्या आप शांत हैं? बच्चा गुस्से में है, अगर आप भी गुस्से में आके उस केओस में आप ज्वाइन इन कर लेंगे तो कहीं कोई सोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं। क्योंकि बच्चा इस टाइम इमोशनल टर्मोइल में, वो तो इस टाइम बिल्कुल सोचने की हालत में नहीं है, मुझे कुछ चाहिए था मुझे नहीं मिला, तो वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा टर्मोइल में है। तो आपको एज अ पेरेंट अपने आप को काम रखना है, क्योंकि अगर आप गुस्से में उसके टर्मोइल में यू विल जस्ट एड अप टू द एंटायर टर्मोइल, तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो आपने नंबर वन अपने आप को काम रखना है कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा मेरा छोटा है, उसमें अभी वो कोपिंग मैकेनिज्म जो मैंने आपसे बात की थी, वो एबिलिटी जो बात की थी ऑफ हैंडलिंग अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड डिजेक्शन, वो भी डेवलप ही नहीं हुई। क्योंकि बच्चे, ये समझने की जरूरत है कि बच्चे सिर्फ फिजिकली डेवलप नहीं होते, बच्चे साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी धीरे धीरे ही डेवलप होते हैं। तो जिस तरह से हाइट बढ़ती है या वेट बढ़ता है, उस तरह से इमोशनल एबिलिटीज भी बच्चे की धीरे धीरे बढ़ती है। और प्रोबेबली उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बच्चे में वो एबिलिटी नहीं आई है कि किस तरह से अपने ये फीलिंग्स को वो हैंडल कर सके और वो इस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहा है। ये चीज समझना जरूरी है पेरेंट के लिए, टू काम योरसेल्फ डाउन। क्योंकि कई बार पेरेंट होते हैं वो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, दे स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट देयर ओन पेरेंटिंग, नहीं तो नहीं गलत हूं कहीं, मेरी पेरेंटिंग भी तो नहीं गलत है। नहीं, कोई गलत नहीं है, आप बहुत अच्छे पेरेंट हो, इट्स जस्ट दैट बच्चे में वो एबिलिटी नहीं है, दैट इज व्हाई वो इस तरह से गुस्सा कर रहा है। कि कई बार पेरेंट्स कहते हैं हमारे घर में तो कोई गुस्सा नहीं करता, हमारे घर में तो कोई इस तरह का बिहेवियर नहीं करता, बच्चा क्यों कर रहा है? तो ऐसी कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो पहले तो आप अपने आप को ये समझाएं, अपने आप को काम रखें। अगर आपको लगता है कि आप में वो गुस्सा आ रहा है, या एज अ पेरेंट आप आप में पेशेंस, यू लूजिंग योर पेशेंस, तो आप 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में जाएं, अपने आप को काम करें, एकदम रिएक्ट ना करें, बिकॉज रिएक्शन आपका फिर कैसा होगा, वो काफी रिएक्शन होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो आप दूसरे कमरे में जाइए, अपने आप को थोड़ा काम करिए, फिर वापस आइए, बच्चे के साथ बैठिए। जो चीजें बहुत जरूरी, स्माइल ऑन योर फेस एंड अ बिग हग टू योर चाइल्ड। इस समझ के साथ आप उसे गले से लगाएंगे कि ये मेरा छोटा बच्चा है, इस बेचारे में अभी एबिलिटी नहीं है वो इमोशन हैंडल करने की। तो आप उसके पास बैठेंगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, ये नहीं कि गुस्से में बैठ गए उसके सामने, देन दैट्स नॉट गोना सर्व एनी पर्पस। क्यों स्ट्रैटेजिकली बैठे, क्योंकि आप अडल्ट हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप में ये समझ है, बच्चे को रहने दीजिए, बच्चे में तो समझ नहीं है। तो आप उसके साथ बैठे, पर जो चीज वो मांग रहा है आपको उसको नहीं दोगे, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने वो एसोसिएशन ब्रेक करनी। और टिपिकली इस एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए हमने देखा है 4 to 5 इंसिडेंसेस लगते हैं कि 4 या 5 बारी ऐसा होगा जब वो बच्चा खूब गुस्सा करेगा, खूब शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा फॉर समथिंग दैट ही वांट्स, जो उनको चाहिए उसके लिए बहुत शोर मचाएंगे। और 5वीं या 6ठी बारी तक उसको ये बात समझने आने लगेगी कि नहीं, ये जो मैं बिहेव कर रहा हूँ या ये जो मैं पेन फेंक रहा हूँ कहीं काम में नहीं आने वाला।
तो फिर धीरे धीरे ही विल स्टार्ट अपने बात बोलने लगेगा, कहने लगेगा, और उस टाइम पे आप उनसे एक डायलॉग करें, उनको बोले कि नहीं ये चीज आपको नहीं मिल सकती, नहीं का मतलब नहीं। अच्छा प्रीति जी, हम ये भी देखते हैं कि हम पेरेंटिंग में टाइम नहीं देना चाहते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ ऑटो मोड पे चले। जैसे अभी आपने बताया ना कि अपना टाइम लो, आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर वेट करो एंड देन आओ, उसके बाद 2-3 एपिसोड्स होंगे, ऐसे 2-3 बारी आपको करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा समझेगा। तो हम अक्सर ज्यादातर इंडियन पेरेंट जो होते हैं वो ऑटो मोड पे चलते हैं कि जी हमारे मम्मी पापा ने भी ऐसे ही की थी, हम भी ऐसे ही करेंगे। जनरेशन बदल गई है लेकिन तरीका नहीं बदला है, उसको बदलने की जरूरत है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी प्रीति जी। एक सीरीज है, बहुत पुरानी फॉरेन की सीरीज है, मॉडर्न फैमिली, आपने भी आई थिंक देखी होगी। ना उसमें देखा नहीं। कई सारे बच्चे हैं छोटे छोटे। उसमें क्या दिखाते हैं कि उनका बच्चा जब भी जिद करता है तो वो किसी प्ले के थ्रू, जैसे टूथ फेरी को बना देते हैं, किसी बड़ी बच्ची को टूथ फेरी बना के भेज देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी, आपको जो हमने गलती से ज्यादा डॉलर्स दे दिए और आप रखे हुए हो, ये गलत है। और क्यों गलत है वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, वो टूथ फेरी आपको आके बता रही है। तो कहीं ना कहीं वो तरीका निकालते हैं जो पेरेंट्स होते हैं कि आप कैसे बच्चों को अपनी बात समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा डांट कर या हमेशा बच्चों के आगे झुक कर ही आप तरीके निकालिए उनसे निपटने का। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं, जो हमने पूछा था यशस्वी तुली का। 3 साल के बच्चे हैं उनके और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपनी चीजों को लेकर, और किसी से भी, इनफैक्ट अपने कजिन से भी चीजें शेयर नहीं करते हैं। इसमें यशस्वी जी को यशस्वी नाम है, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। 5 साल की उम्र तक बच्चों में कई बार सेंस ऑफ एम्पैथी, मतलब दूसरे के बारे में सोचने की एबिलिटी, कि हाय उसे बुरा लग जाएगा, वो मुझसे बड़े हैं, मुझे उनसे शेयर करना चाहिए, या वो मेरे घर में गेस्ट हैं, मुझे उन्हें, मतलब ये जो समझ है ये बच्चों में डेवलप नहीं होती। नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, जिस तरह से बच्चे फिजिकली डेवलप होते हैं, इसी तरह से ऑन एन इमोशनल लेवल और साइकोलॉजिकली भी वो डेवलप हो रहे हैं। तो काफी नॉर्मल है इस तरह का बिहेवियर, नथिंग टू वरी। आप ये अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल जजमेंट पास ना करें कि वो कभी किसी से, वो एक ऐसा इंसान बनेगा कि वो कभी किसी से शेयर नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एबिलिटी उनमें अपने आप आ जाएगी। अनमोल पूछ रहे हैं, बच्चों के साथ किस उम्र में आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए? स्ट्रिक्टनेस मेरे हिसाब से तो किसी भी उम्र में नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये चलती नहीं है बिल्कुल। जो भी आपको उनसे स्ट्रिक्टनेस से जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत छोटे टाइम के लिए मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म आप बच्चे को कोई वैल्यू सिस्टम, कोई कुछ आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो वो स्ट्रिक्टनेस से नहीं चलता। मुझे इसमें ये नहीं पता कि इनकी स्ट्रिक्टनेस का क्या अर्थ है, किस किस सेंस में वो यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्टनेस को। बट मारना, डांटना, चीखना, चिल्लाना ये काम नहीं करता है। अब अगर आप डिसिप्लिनिंग की बात कर रहे हैं, और मेरा आई अज्यूम कि वो इसी तरह से बात करें कि भाई बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो आपने उसको पनिशमेंट दे दी, आई डोंट नो वेदर, अगर ये एक कॉन्टेक्स्ट में लेके देखें तो कहीं पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का जो इफेक्ट है वो काफी शॉर्ट टर्म होता है। और अला यू वुडंट बिलीव, हमने ना ये करके देखा है छोटे बच्चों के साथ भी, कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे स्कूल में एक बच्चा है, 3 साल का है, उनमें बाइटिंग हैबिट है, मतलब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती ना तो वो काट लेते हैं, दूसरे बच्चे को काट लेते हैं, अपनी मम्मी को काट लेते हैं, किसी को भी, मतलब वो काट लेते हैं। तो ये घर में भी उनके प्रॉब्लम थी, स्कूल के एनवायरनमेंट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि दूसरे बच्चों को काट रहा है वो बच्चा आते जाते, तो कहीं पे हमारे लिए काफी चैलेंज था। तो उसके बिहेवियर को हमें चेंज करना था, कहीं पे उस बच्चे को ये समझाना था कि आपके काटने से दूसरे को दर्द हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं है। और इतना छोटा बच्चा ये लॉजिक नहीं समझता है कि मेरे काटने से दूसरे को दर्द हो रही है। अब अगर आप उसको दो इफ यू हिट दिस चाइल्ड और उसको बोलो कि नहीं, अगर आप काटोगे तो मैं आपको मारूंगा, तो कहीं पे ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है।
क्योंकि बच्चा अगर नहीं काट रहा है तो डर के नहीं काट रहा है। अच्छा, ओके, यस। तो पर अगर हम ये ना करें, अगर स्ट्रिक्टली उसको ना बोलें, स्टर्नली ना बोलें, तो क्या करें? तो क्या है ऑल्टरनेट तरीका? ऑल्टरनेट तरीका जो हमने अपनाया, यू नो, I don't know whether you know about this or not. There is a concept known as well done parenting. एक काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि यूएस में कुछ मरीन पार्क्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, जहां पे जो डॉल्फिन्स करतब करते और दर्शक आके देखते थे उनके करतब, तो काफी अच्छा सा एक रहता था। तो कहीं पे जो मरीन पार्क्स थे थ्रू यूएस, उनका जो ऑडियंस था वो श्रिंक होता गया, बिकॉज कहीं पे ऑडियंस अब डॉल्फिन्स के उस नाच को या उनके करतब को इतना एंजॉय नहीं करते थे। तो जो सारे मरीन पार्क के जो ओनर्स थे, उनके सामने चैलेंज आया कि भाई अब हम क्या करें, हम क्या नया लेकर आए कि हमारे जो ऑडियंस है वो वापस हमारे पास आ जाए। तो कहीं पे एक आइडिया आया कि हम किलर वेल्स को लेके आएंगे। हाँ, तो किलर वेल्स जो एक इंसान को लेट्स से एक चुटकी में खा जाए करके, ऐसे करके किलर वेल्स को लेके आएंगे और उनसे ये करतब करवाएंगे। तो वेरी फैक्ट कि वो सारे एक्रोबेटिक्स है और जो करतब है एक वेल कर रही है, तो कहीं पे उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो कहीं पे उनका जो सारा बिजनेस ठप हो रहा था वो रिवाइव हो जाएगा करके ऐसे करके। पर एक बहुत बड़ी चैलेंज ये थी कि किस तरह से हम उन वेल्स को ट्रेन करें कि आपने यहाँ से जंप लगानी है और आपने यहाँ से ऐसा करना है, यहाँ से ऐसा करना है। तो उन्होंने जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई, जो बाद में एक स्ट्रैटेजी काम में आई, वो थी अवॉइड एंड इग्नोर की स्ट्रैटेजी। कि जहां पे जब आप वेल को लेकर आए, जैसे कोई ट्रेनिंग रिंग है, जब भी वेल ने कुछ गलत किया तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, पर अगर वो कुछ ठीक कर रहे हैं तो द वेल वुड कम, और वो उनके लिए एक वो मांस का एक टुकड़ा रखते थे, तो वो वेल को फीड कर दिया जाता था। और कहीं पे वेल के माइंड को कंडीशन कर दिया गया कि जब आप इस तरह से जंप लगाते हैं तो आपको ये मांस का टुकड़ा मिलता है। और मांस का टुकड़ा मिलने के बाद जो ट्रेनर थे वो वेल के सर पे ऐसे हल्के हल्के हाथ फेरते थे, ठीक है। तो कई महीनों तक ऐसा चला कि वेल ने जंप मारी, उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया, चले गए, और उन्होंने हाथ फेरा, चले गए। फिर वेल आई, उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया, उन्होंने हाथ फेरा, वो चले गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मांस का टुकड़ा हटा दिया वहां से, और जब भी वो वेल वहां आती थी तो वो खूब प्यार से उस वेल के सर पे हाथ फेरते थे, कडल करते थे उसे, और फिर वो वेल, तो कहीं पे द ट्रेनर्स वर एबल टू बिल्ड दैट पॉजिटिव एसोसिएशन। जब आप यहाँ से जंप मारोगे यू विल गेट अ कडल, कि कोई आपके सर पे प्यार से हाथ फेरेगा, तो वो एसोसिएशन। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई वो सही बिहेवियर करते थे वेल, तो उन्हें एक एक प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा जाता था, या कोई भी जो उनके पॉइंट्स होते थे उनको सहलाया जाता था, ऐसे करके उन्होंने इस तरह से वो सारी ट्रेनिंग की। नाउ कमिंग बैक टू पेरेंटिंग, अब वेल डन पेरेंटिंग का मतलब ये है कि जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो आप उसे अवॉइड करो, चाहे वो कितना भी छोटी सी चीज हो, क्योंकि कई चीजें हमारे बच्चे डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से करते हैं और हम उसको अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब जब मैं अवॉर्ड कह रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करें तो आप उन्हें टॉफी लाकर दे दें या आप उन्हें चॉकलेट ला के दे रहे हैं, ये नहीं है। अब जैसे मैं आपको अपने स्कूल का ये केस बता रही हूँ कि जहाँ पे ये बच्चे थे जो रोज बाइट कर रहे थे ऐसे करके, तो हमने इनके साथ क्या किया, हमने नंबर 1 तो जब वो सुबह आते थे तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते कि आपने ऐसा नहीं करना है, या आप नहीं करोगे। आई टू आई लेवल पे बैठ के उनसे बात करके अच्छी तरह से हर आधे घंटे में हम उनसे कहते थे कि आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, बहुत प्यार से। और जिस दिन वो नहीं करते थे, इतना बड़ा स्टार उनके हाथ पे, स्टिकर होता है, स्टार स्टिकर, एंड दैट चाइल्ड यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। आज मैम ने मुझे स्टिकर दिया, आज मैम ने मुझे इस तरह से, यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एला वो जो उनकी हैबिट थी बाइटिंग की, सिमिलरली पेरेंट्स भी बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को जितना रीइंफोर्स करेंगे अपने अपने तरीके से,
तो उतना वो एक पॉजिटिव बिहेवियर उनमें बढ़ता जाएगा। बहुत सारे सवाल आए हैं प्रीति जी, शॉर्ट में मैं सबके आंसर जानना चाहती हूँ ताकि अच्छा काफी सारे हम कवर कर लें। तो राजेश्वरी अग्रवाल जी पूछ रही हैं, उनकी 4 साल की बेटी है, उसका नाम प्राप्ति अग्रवाल है। बोल रही शी इज स्टबर्न एंड शी विल नॉट लिसन टू मी, शी विल गेट एंग्री एंड स्टार्ट टू क्राई, शी क्राइज फॉर एवरीथिंग। पूछ रही है क्या करें। इसमें वही जो मैंने आपसे कहा कि 4 इंसिडेंसेस आपको ऐसे रखने पड़ेंगे, वो रो रहे हैं, कर रहे हैं, एसोसिएशन को हमें ब्रेक करना है कि मेरे रोने से, चीखने से, चिल्लाने से मुझे चीज मिल जाती है, तो एसोसिएशन को हमें ब्रेक करना है। तो वही हमें करना है कि 4 से 5 बारी के लिए तैयार रहना है कि हाँ ये ऐसा करेंगे। अगला सवाल आशिका जी पूछ रही है, व्हेन बेबी गेट्स एंग्री और क्राइंग, do we need to give them time or diverting their minds to some other things, good or bad? See, if the baby is small, diverting definitely is a very good strategy. आप उनको डाइवर्ट करिए, अगर डाइवर्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाइवर्ट नहीं होते हैं तो फिर आप वो जो मैंने आपसे कहा अभी मैकेनिज्म वो कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल रवि जी पूछ रहे हैं, बच्चे अपने आप किस उम्र में खाने लगते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची 3 साल की हो गई है, वो अभी भी अपनी माँ के हाथ से ही खाती है, बिना उनके खाना नहीं खाती। कोई एक स्पेसिफिक उम्र तो नहीं होती, हमारे पास कई बार 14 महीने के बच्चे भी आते हैं जो अपने आप फूड से उठा के पास्ता खाते हैं, तो कहीं पे उन्हें इस चीज के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और सेल्फ फीडिंग में सबसे पहले यू एज अ पेरेंट, आपको एज अ पेरेंट तैयार रहना पड़ेगा कि बिगिनिंग कुछ दिन, 10-15 दिन या प्रोबेबली महीना भी काफी सारी मेस होगी, काफी सारी वो इधर उधर फिकेगा उनसे खाना, तो उस मेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 90% केसेस में कहीं पे माँ को लगता है कि यार मेरा काम बढ़ जाएगा तो मैं खुद ही उनको खिला दूं, तो इस चक्कर में बच्चे खुद खाना नहीं सीखते। तो बिगिनिंग स्टेजेस में आपको यू विल हैव टू बी रेडी कि आपके घर में हो सकता है काफी सारी एक हाई चेयर ला सकते हैं, उसमें बिठा सकते हैं उन्हें, और कहीं पे जो खाना उनको पसंद है वो उनके सामने दे सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप खुद खाइए। अगर वो थोड़ा गंद मचाते भी हैं, इधर उधर मैसी करते भी हैं, तो करने दीजिए उनको। और मील टाइम पे जिन भी पेरेंट्स की, जो मुझे सुन रहे हैं, जिन भी पेरेंट्स की अपने बच्चे को लेके खाने के मामले में कंप्लेन है कि वो खा नहीं रहा, वो ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, कहीं पे एक चेक करिए कि मील टाइम जो आपका है, इज दैट अ स्ट्रेसफुल टाइम। तो मतलब एक घर में किस तरह का वातावरण होता है खाने के टाइम पे, कि ऐसा तो नहीं आप बच्चे से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बच्चा रो रहा है, वो तो इस तरह के नेगेटिव एसोसिएशन दिमाग में कि भी जब भी मेरे पेट में खाना आता है तो मम्मा गुस्सा करने लगती है, तो इस तरह की एसोसिएशन को आपको ब्रेक करना है। तो शाह जी पूछ रहे हैं, किसी ने मुझे एडवाइस किया कि बच्चों के दोस्त बनकर रहो, मेरी 3 साल की गुड़िया है, मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है और स्ट्रिक्टनेस में करता नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानती है। एक्चुअली प्रीति जी, कई सारे सवाल इससे रिलेटेड हमें पहले भी आ चुके हैं। उनकी समस्या ये है कि हम जब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं तो बच्चे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं मम्मी पापा को, तो ऐसे में कैसे डील करें। नहीं, फ्रेंडली तो होना है, लविंग होना है, लविंग होना है, डेफिनेटली लविंग होना है, बट यू हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी पर्टिकुलर अबाउट आपको बच्चे से क्या बिहेवियर चाहिए, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने घर में एक रूटीन बनाया, एक डिसिप्लिन है आपके घर में कि हम लोग बेड पे खाना नहीं खाएंगे, कोई भी घर में खाना बेड पे नहीं खाएगा, तो इस डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करके रखना है घर में। ये नहीं कि आज चलो कोई बात नहीं मेरा राजा बेटा खा लो बिस्तर पे, और फिर दूसरे दिन नहीं नहीं कोई नहीं खाएगा। तो कंसिस्टेंसी इन योर एक्सपेक्टेशन हैज टू बी देयर कि अगर आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा तो आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आज आप मोबाइल फोन नहीं दे रहे और कल आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप ले लीजिए मोबाइल फोन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वो डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी ना किसी तरीके से माय फादर और माय मदर वो मेरी बात मान ही जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जो मुझे नो मीन्स नो, यस मीन्स यस। ओके, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं। रहमान जी पूछ रहे हैं, हालांकि
रहमान जी देखिए, ये आपको किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए, लेकिन प्रीति जी का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो स्कूल रन करती है, तो आई थिंक वो अपने एक्सपीरियंस से इस बात का जवाब दे सकती है। पूछ रहे बच्चे के दांत कब आते हैं, उनकी बेबी 9 मंथ्स की है, अभी भी एक भी दांत नहीं आया, तो परेशान हो रहे हैं कि क्या कैल्शियम वगैरह कुछ देना चाहिए। नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 9 मंथ्स के बाद भी दांत आते हैं, तो एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, पर मेरे को नहीं लगता परेशान होने की कोई जरूरत है अभी। ओके, एक और सवाल हम ले सकते हैं। नाजिर जी पूछ रहे हैं, शाजिया नाजिर पूछ रही हैं, उनकी 7 साल की बच्ची है, हाइपर एक्टिव है, बहुत स्टबन है, ना सुनने की आदत नहीं है उसे, और सन 4 साल का है, जो कि बहुत पोलाइट और डिसिप्लिन है, बट अब वो बिल्कुल लड़की के जैसा हो गया है। तो अगर ना सुनने की आदत नहीं है तो उन्हें डालिए आदत, ना सुनने की आदत तो उनको डालनी चाहिए, क्योंकि जब बड़े होंगे तो काफी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आएंगी जहाँ पे आपके बच्चे को ना सुनना पड़ेगा। जो हमने पहले भी डिस्कशन में कहा कि ना आपने बोलना तो पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि कहीं पे उन्हें वो स्किल हमें डेवलप करवाना है। बड़े होके काफी सिचुएशन आएंगी लाइफ में जहाँ पे वो उनको ना सुनना पड़ेगा। इसमें बस एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ना बोलते हुए आपने एज अ पेरेंट बहुत ही कामली डील करना है सिचुएशन को, आपने गुस्से में नहीं आना है। तो ये एक बेसिक ध्यान रखना है हमें। बट प्रीति जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, तब मतलब आप हमको सब लोग यही गाइड करते हैं कि हाथ नहीं उठाना है जी, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, बट कई बार बच्चे ऐसे टेंट्रम्स फेंकते हैं और हर बार ऐसा ही करते हैं कि बिल्कुल पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे डील करें। नहीं, देखिए वही मैं कह रही हूँ कि टैंट्रम, अगर कैसा भी टैंट्रम हो, चाहे कितना भी बुरा टैंट्रम हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो टैंट्रम बच्चा तभी थ्रो कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू नंबर वन हैंडल हिज इमोशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन। तो कहीं पे आपको एज अ पेरेंट ये समझना पड़ेगा कि मुझे वो एसोसिएशन ब्रेक करनी है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इस तरह से बिहेव करके मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो इसमें टाइम लगता है। कई लोगों में, जैसे मैंने 4-5 इंसिडेंसेस की बात की थी, यू विल हैव टू बेयर दैट थ्रू। अब कई कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स डोंट वांट टू बेयर दैट थ्रू, क्योंकि टिपिकली टैंट्रम में ना आप एक पैटर्न देखोगे कि लेटर से आपने कोई चीज नहीं दी तो बच्चा लेटर से इस लेवल पे रो रहा है, आप उसको नहीं दोगे तो बच्चा इस लेवल पे जाएगा, फिर आप नहीं दोगे तो वो इस लेवल पे जाएगा, बिकॉज वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो ब्रेक कर सके। तो टिपिकली जो ट्रेंड होता है इट गोज लाइक दिस, ऊपर जाता है बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर नीचे आएगा धीरे धीरे। तो यू एज अ पेरेंट विल हैव टू बी रेडी कि वो टैंट्रम यहाँ से या उनके चिल्लाने की आवाज यहाँ से यहाँ तक जाए, पर मैंने अपना आपा नहीं खोना है। आई हैव टू मेंटेन माय कूल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको लास्ट में हमारे दर्शकों से कुछ कहना हो, कुछ टिप शेयर करना हो, तो डेफिनेटली गो ऑन। द ओनली टिप, जो एक चीज मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में यू आर द पेरेंट, you are the one who is supposed to be in control of your emotions. बच्चा इमोशंस को रेगुलेट करने की एबिलिटी अभी सीख रहा है, आप अडल्ट हैं, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं किस तरह से अपने इमोशंस को चेक में रखूं। तो कहीं पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और ये समझिए कि बच्चे में हो सकता है वो एबिलिटी अभी डेवलप ना हुई हो। थैंक्स अ लॉट एला फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी, देखिए कई बार ऐसा होता है हम ऑफिस में बिजी होते हैं या कुछ किसी काम में बिजी होते हैं, तो लाइव को लाइव नहीं देख पाते हैं, तो ये जो कॉर्डेड लाइव हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ फेसबुक से भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जो चीज आपको एक्सपीरियंस से भले ही बहुत बाद में जाकर आए, अगर वो चीज आपको पहले ही पता चल जाए, वो भी एक एक्सपर्ट के जरिए जो कि प्रीति जी है, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, क्योंकि ये बच्चे ही इस देश का भविष्य है। उनका सही तरीके से गाइड होना, उनका भविष्य आगे अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर से हम आपके साथ लाइव होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।